हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 5-6 दिनों से मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज भी एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है G20 समूह। क्या आज हम G20 समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं और A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एक बार आपने यह वीडियो लास्ट तक देख लिया और G20 सम्मेलन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन या G20 समूह से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर फ्रेंड जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं। तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां मैं स्क्रीन पर 2 बार पढ़ता हूं और यह इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन निकल सकते हैं वो क्वेश्चन यहां स्क्रीन पर रखता हूं और आपको गैस करना है कि कौन सा आंसर सही है। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए कि यह G20 क्या है। G20 क्या है? G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 क्या है? यह समूह विश्व बैंक एवं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। और G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। क्या? G20 समूह का कोई भी स्थायी हेडक्वार्टर नहीं है। ओके। और G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि पूरे विश्व की जीडीपी का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे विश्व के लिए यह G20 क्यों मायने रखता है, क्या मायने रखता है, तो देखो यहां से आपको पता चल जाएगा कि G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यह G20 समूह करता है। और जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए कि G20 समूह में कौन शामिल है। यहाँ 3 दोस्तों ऑप्शन है। G20 समूह में कौन कौन शामिल है? तो मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि G20 समूह में शामिल है। तो यहाँ दोस्तों करेक्शन की निशानी कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह भी G20 समूह में शामिल है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा G20 समूह। और G20 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दोस्तों 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता लगाना है कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। और वर्तमान में दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने का ट्रेंड चला है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। ओके चलिए तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। G20 समूह के सचिवालय या मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में स्थित है। G20 समूह का सचिवालय या हेडक्वार्टर है ही नहीं, तो पहला सेंटेंस गलत। और G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही। और विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यह G20 समूह करता है, यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन गया। कौन कौन से कथन सही है? केवल 2 और 3 नंबर के कथन सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। ओके और G20 समूह की उत्पत्ति की बात करें, यानी कि G20 समूह का जन्म कैसे हुआ। यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था।
वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्या यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता था और वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकताओं को महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। क्या दोस्तों, साल 2008 में वित्तीय संकट आया था, पूरे विश्व में वित्तीय संकट गहराया था और वित्तीय संकट के दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकताओं को महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी और G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। दोस्तों, वर्तमान में क्या है कि G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक एवं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रतिनिधि भी यह बैठक में भाग लेते हैं। चलिए, जो इंफॉर्मेशन बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि G20 बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है और पता लगाना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपने यदि मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ा है, आपका ध्यान स्क्रीन पर था, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। देखो, G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। यहां कुछ गलत है, क्योंकि वर्ष में एक बार नहीं बल्कि 2 बार बैठक करते हैं, तो पहला सेंटेंस गलत। और विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी इस बैठक में भाग लेते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है कि विश्व बैंक एवं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रतिनिधि भी यह G20 समूह की बैठक में भाग लेते हैं। और एक बात गलत है कि यहाँ राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में एक बार नहीं बल्कि 2 बार बैठक करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही हमारा आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी। और G20 के कार्य की अब बात करें तो G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। पहला ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होता है। और दोस्तों, दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। यह क्या है? शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक बार फिर से देख लो कि G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। पहला ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होता है। और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। और G20 समूह के सदस्यों की बात करें, यानी कि G20 समूह में कौन कौन से देश शामिल है, मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन और साथ साथ 19 देशों के प्रतिनिधि भी G20 समूह में भाग लेते हैं। तो 19 देशों के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। और कैसे याद रख सकते हैं? 2-3 बार ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि G20 समूह में कौन कौन से देश शामिल है। देखो, G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ अल्फाबेट के क्रम में मैंने यहाँ सारे नाम बताए हैं कि G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है।
तो इनसे रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि G20 समूह के सदस्य देशों में कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ 4 समूह दिए हैं और हमें पता लगाना है कि G20 समूह में कौन सा यह देशों का समूह शामिल नहीं है। तो भारत, कनाडा, चीन नाम आया, इटली, जापान, मेक्सिको भी आया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका भी आया, लेकिन यह G20 समूह में कहीं भी यूक्रेन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों वाकई में मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखूंगा कि वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें और पास में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके, आगे बात करते हैं G20 समूह में। तो स्पेन को एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है। प्रति वर्ष स्पेन देश को एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता है। कौन सा देश? स्पेन देश के बारे में यह फैक्ट याद रख लेना चाहिए कि स्पेन को एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में बुलाया जाता है और प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में यह स्पेन देश भाग लेता है। चलिए आंसर बताइए कि G20 सम्मेलन में निम्न में से किस देश को एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है? तो कौन से देश का जिक्र किया मैंने? स्पेन देश का। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन को बुलाया जाता है प्रति वर्ष। ओके, और G20 के कार्य एवं संरचना की बात करें, G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है, जो समय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। क्या? यह G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है, जो समय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 समूह में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह में 4 देश से अधिक नहीं होते हैं और अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट होता रहता है। दोस्तों एक बार फिर से देख लो कि यह G20 समूह का अध्यक्ष पद कैसे तय किया जाता है, किस तरह रोटेट किया जाता है। तो G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है, जो समय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 समूह में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह में 4 से अधिक नहीं देश होते और अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट होता है। और प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता है। भारत समूह 2 में है। क्या? हमारा भारत देश है जो यहाँ अध्यक्ष पद तय करने के लिए 4 या 5 देशों का समूह बनाया जाता है। इनमें से भारत समूह 2 में शामिल है और जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की शामिल है। तो हमारा समूह है 2, जिसमें भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। देखो, प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता है। भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की देश शामिल है। ओके, और G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि G20 समूह का कोई स्थायी हेडक्वार्टर नहीं है। और इसके अतिरिक्त G20 समूह का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि G20 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 2 कथन दिए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय है। तो पहला सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है और यहां कहा गया है कि है। तो पहला सेंटेंस गलत। प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता है।
तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी कि G20 समूह का अध्यक्ष पद कैसे तय किया जाता है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस सही है। हमें यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर का। और दोस्तों यह ट्रॉइका क्या है, क्या G20 समूह में यह ट्रॉइका क्या है? प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है और इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रॉइका कहते हैं। और यह समूह के एजेंडे की अनुकूलता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करता है। दोस्तों यह G20 समूह में ट्रॉइका है क्या, एक बार फिर से समझ लो कि प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है और इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रॉइका कहते हैं। और यह समूह के एजेंडे की अनुकूलता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करता है। और ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो कि ट्रॉइका शब्द का संबंध निम्न में से किस समूह से है? तो ट्रॉइका शब्द का संबंध दोस्तों G20 समूह से है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और सहयोग के मामले में अब G20 समूह की बात करें तो वर्ष 2010 में टोरंटो में G20 राष्ट्रों के नेताओं ने इसे वैश्विक आर्थिक कोऑपरेशन का प्रमुख मंच घोषित किया। कब? वर्ष 2010 में टोरंटो में G20 राष्ट्रों के यह नेताओं ने इसे वैश्विक आर्थिक कोऑपरेशन का प्रमुख मंच घोषित किया। और G20 समूह के सदस्यों के कार्यों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है जो नीतियों के निर्माण में सलाह देते हैं। और इन संगठनों में कौन कौन शामिल है? तो एक है वित्तीय स्थायी बोर्ड, इंग्लिश में बोले तो द फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। क्या? द फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसे शॉर्ट में FSB भी कहा जाता है। तो वित्तीय स्थायी बोर्ड, इसकी स्थापना G20 नेताओं द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी, यानी कि 2008 के बाद यह वित्तीय स्थायी बोर्ड की स्थापना G20 देश के नेताओं ने की। एक बार फिर से देखो कि G20 समूह के सदस्यों के कार्यों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है जो नीतियों के निर्माण में सलाह देते हैं। और इस संगठनों में कौन कौन शामिल है? तो एक है वित्तीय स्थायी बोर्ड और इसकी स्थापना G20 नेताओं द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी। इसके अलावा दोस्तों यह संगठनों में कौन कौन शामिल है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसका ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसकी ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और G20 समूह गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ नियमित तौर पर संपर्क रखता है। एक बार फिर से देख लो कि यहां मैं जो बात कर रहा हूं तो G20 समूह में दोस्तों अन्य भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। इनमें से एक है वित्तीय स्थायी बोर्ड, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और G20 समूह गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ नियमित तौर पर संपर्क रखता है। तो चलिए जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि G20 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाते हैं। तो G20 राष्ट्रों के नेताओं ने इसे वैश्विक आर्थिक कोऑपरेशन का प्रमुख मंच घोषित किया है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही। और वित्तीय स्थायी बोर्ड की स्थापना G20 नेताओं द्वारा की गई थी, तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि वित्तीय स्थायी बोर्ड की स्थापना G20 नेताओं द्वारा की गई थी। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे G20 समूह द्वारा संबोधित मुद्दे की बात करें, यानी कि किन किन मामलों में यह चर्चा की जाती है।
एक दूसरे को सहयोग करते हैं? तो देखो, सामान्यतः G20 समूह वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या यह G20 समूह वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है? यद्यपि यह बदलते परिदृश्य में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो वैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पर G20 समूह ध्यान केंद्रित करता है? तो वित्तीय बाजार, कर एवं राजकोषीय नीति, व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति, सतत विकास एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद, समावेशी उद्यमशीलता। दोस्तों, ये सभी विषयों पर हमारा G20 समूह ध्यान केंद्रित करता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि यहां हमें कहा गया है कि G20 समूह किन किन मामलों में ध्यान केंद्रित करता है। तो सबसे पहले याद रख लेना है वित्तीय बाजार, इसके अलावा कर एवं राजकोषीय नीति, व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति, सतत विकास एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद, समावेशी उद्यमशीलता। इन सभी विषयों पर G20 समूह ध्यान केंद्रित करता है। चलिए आंसर बताइए। G20 समूह द्वारा संबोधित मुद्दों में कौन सा मुद्दा शामिल है? मतलब G20 समूह किन विषयों को ध्यान में रखकर चर्चा करता है? तो मैंने यहाँ सभी टॉपिक आपको बता दिए कि सतत विकास एजेंडा 2030 को भी ध्यान में रखता है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य, इन तीनों को अपने चर्चा में शामिल करता है। यह G20 समूह के महत्वपूर्ण विषय है जिन पर G20 समूह डिसीजन लेता है। तो हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। और G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं की बात करें तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर अपवंचन की जांच करना, आतंकवाद वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, प्रेषण की लागत में कटौती, प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, पेरिस समझौता को पूर्णतः लागू करना। दोस्तों, हमारे भारत देश द्वारा G20 समूह में इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी गई है। एक बार फिर से पढ़ लो कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर अपवंचन की जांच करना, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, प्रेषण की लागत में कटौती, प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, पेरिस समझौता को पूर्णतः लागू करना, यह G20 समूह में भारत की प्राथमिकताएं हैं। चलिए आंसर बताइए कि G20 सम्मेलन में भारत निम्न में से किस विषय को प्राथमिकता दे रहा है? G20 सम्मेलन में दोस्तों जो भी विषयों को भारत प्राथमिकता दे रहा है इनमें से है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर अपवंचन की जांच करना, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, खास तौर पर पाकिस्तान के लिहाज से यह विषय को हमारा भारत देश प्राथमिकता दे रहा है। यह दोनों सेंटेंस सही, तो आंसर मिल गया। उपर्युक्त सभी आएगा क्योंकि पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करने पर भी हमारा भारत देश जोर दे रहा है। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों G20 समूह की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो इनमें से एक उपलब्धि है तीव्र निर्णयन के मामले में। G20 समूह अपने सदस्यों के सहयोग से नई चुनौतियों से निपटने के लिए शीघ्रता से निर्णय लेता है। दूसरी उपलब्धि है समावेशी मामले में आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सिविल सोसाइटी के मध्य समन्वयकारी समावेशन का कार्य भी यह G20 समूह ने किया है। एक बार फिर से पढ़ लो, तीव्र निर्णयन के मामले में G20 समूह की उपलब्धि। G20 समूह अपने सदस्यों के सहयोग से नई चुनौतियों से निपटने के लिए शीघ्रता से निर्णय लेता है। दूसरी उपलब्धि है समावेशी के मामले में आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सिविल सोसाइटी के मध्य समन्वयकारी समावेशन का कार्य भी G20 ने किया है। तीसरी उपलब्धि है समन्वित कार्यवाही। G20 समूह ने देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। G20 समूह की अगली उपलब्धि है निजी क्षेत्र में। जब निजी क्षेत्र के वित्तीय स्रोत कम हो गए थे तब बहुपक्षीय विकास बैंक से एक बार में 235 बिलियन US डॉलर ऋण देने की सुविधा में वृद्धि की गई। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान
तत्कालीन वित्तीय जरूरतों को शीघ्र पूरा करना G20 समूह की एक बड़ी उपलब्धि है। G20 की उपलब्धियों में दोस्तों एक महत्वपूर्ण है निजी क्षेत्र। जब निजी क्षेत्र के वित्तीय स्रोत कम हो गए थे तब बहुपक्षीय विकास बैंक से एक बार में 235 बिलियन US$ ऋण देने की सुविधा में वृद्धि की गई। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान तत्कालीन वित्तीय जरूरतों को शीघ्रता से पूरा करना G20 समूह की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और G20 समूह ने व्यापार सुविधा समझौता के अनुसमर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या G20 समूह ने व्यापार सुविधा समझौता के अनुसमर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनुमान लगाया है कि यदि समझौते को पूर्णतः लागू किया जाता है तो वर्ष 2030 तक वैश्विक जीडीपी में 5.4% से 8.7% के बीच योगदान कर सकता है यह G20 समूह। क्या दोस्तों, WTO ने यह अनुमान लगाया है कि यदि समझौते को पूर्णतः लागू किया जाता है तो वर्ष 2030 तक वैश्विक जीडीपी में 5.4% से 8.7% के बीच योगदान कर सकता है यह G20 समूह। ओके। और बेहतर संचार के मामले में G20 की उपलब्धि की बात करें तो G20 समूह चर्चा के माध्यम से निर्णय लेता है और इसके लिए उच्च विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा वैश्विक मंच पर चर्चा की जाती है। क्या बेहतर संचार व्यवस्था है G20 समूह के देशों के बीच कि G20 समूह चर्चा के माध्यम से निर्णय लेता है और इसके लिए उच्च विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा वैश्विक मंच पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ दोस्तों G20 से रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यह वीडियो में प्रोवाइड की है। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ या तो नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।